नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कोरोना एक ऐसा शब्द जिसे शायद ही कोई पसंद करता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का एक खास वर्ग कोरोना काल को काफी पसंद करता है। हो भी क्यों ना, जिस समय किसी व्यक्ति की संपत्ति लाखों करोड़ों नहीं अरबों में बढ़ी हो, उसके लिए तो कोरोना काल वरदान ही है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या कुछ ही है, जबकि देश के अधिकांश वर्ग को कोरोना काल ने नुकसान ही पहुंचाया है, चाहे वो जान का हो या माल का। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि अमीर और अमीर हो गया और गरीब होता गया। आज बात इसी खास मुद्दे पर। तो इस खास मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको कि कैसे कोरोना वरदान बना है। देखिए, गैर सरकारी संगठन है ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया है, सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की 45% दौलत है, जबकि देश के 50% गरीब आबादी के पास महज 6% दौलत है। कोरोना काल में देश के कुबेरों की संपत्ति यहां पर दुगनी हो गई है। अरबपतियों की संख्या 39% से बढ़कर अब 102 से 142 पर पहुंच चुकी है और इन 142 अरबपतियों के पास 53 लाख करोड़ की संपत्ति है। 98 सर्वाधिक अमीरों के पास 49.27 लाख करोड़ की संपत्ति है। निचले तबके के 55.5 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति के ये बराबर है और इन 98 अरबपतियों की कुल दौलत भारत के बजट का 41% है। और इन 98 अरबपतियों पर यदि 1% वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का पूरा खर्चा ही निकल जाएगा। 10 सबसे धनी लोगों पर 1% अतिरिक्त टैक्स लगे तो मिल सकेंगे यहाँ पर 17.7 लाख अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी। देश के टॉप 10 अमीरों के पास इतनी धन दौलत है कि देश के स्कूलों कॉलेजों में 25 साल तक ये फ्री शिक्षा दे सकते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि ये आंकड़े क्या कहते हैं और हम क्यों कह रहे हैं कि आखिर इस कोरोना काल में कुछ लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। जो अमीर थे वो और भी अमीर हुए, हालांकि तादाद इनकी बहुत कम है। लेकिन कैसे कोरोना ने नुकसान किया है ये भी जरा समझना होगा। गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में ये सामने आया है, देश के 84% परिवारों के लिए मुसीबत बना ये कोरोना। जीवन और आजीविका की क्षति के कारण आय में यहाँ पर गिरावट हुई है। देश में 4 करोड़ 60 लाख से अधिक भारतीय अत्यधिक गरीब हो गए हैं और ये संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व के गरीबों की लगभग आधे हैं। और इसे कैसे वापस ट्रैक में लाया जाएगा, क्या कोशिश की जानी चाहिए और ऐसा हुआ क्यों, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। चलिए उनसे सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी चर्चा में शामिल हुए हैं, आर्थिक सलाहकार रघुवीर पुनिया जी हैं और साथ ही वर्किंग वीमेन मेघा गुप्ता भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बार बार ये बात कही जाती थी कि हर किसी की आजीविका यहाँ पर बनी रहे, लेकिन कोरोना काल ने बहुत कुछ अस्त व्यस्त किया। लेकिन इस बीच जो ये आंकड़े सामने आते हैं वो क्या नजर आता है? क्या मिडिल क्लास को नजरअंदाज किया गया और इसलिए वो और गरीब हो गया और उस श्रेणी में आ गया? श्वेता जी, निश्चित रूप से आज जो रिपोर्ट आई है, ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है, उसको कोविड से जोड़ के निश्चित रूप से इसको देखा जा रहा है। लेकिन ये कोविड की वजह से ही नहीं हुआ। ये हमारी पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो सदैव कहते रहे हैं कि ये केंद्र की सरकार है, वो सूट और बूट की सरकार है। सूट और बूट का मतलब चंद दोस्तों की सरकार है, चंद लोगों की सरकार है। और मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा, ये सिर्फ सूट और बूट की सरकार नहीं, ये झूठ और लूट की भी सरकार है और वो बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में जो देश के प्रधानमंत्री ने जुमले गढ़े, जो अचानक मीडिया के सामने आके जो उन्होंने योजना इस देश के सामने लेके आए, उनके कारण क्रमबद्ध तरीके से नोटबंदी इन्होंने लागू की 8 नवंबर 2016 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की। लगातार देश की जीडीपी गिरती गई और ये जीडीपी गिरती कोई कोविड से पहले भी 8 जो कॉन्जिक्यूटिव जो हैं क्वार्टर से उनके अंदर गिरती रही। कोविड के दौरान जब आम आदमी अपने जीवन को बचाने में लगा हुआ था, तब केंद्र की सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को कॉर्पोरेट टैक्स में 1,45,000 करोड़ रुपए की राहत दे रही थी और गरीब के ईंधन पे प्रतिदिन जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिर रहा था, केंद्र की सरकार उस पर पैसे बढ़ा रही थी। पेट्रोल और डीजल पे आजाद भारत के अंदर पहली बार 13 रुपए डीजल पे, 10 रुपए पेट्रोल पे एक दिन में अगर बढ़ने का कोई साहस किया तो ये केंद्र की मोदी सरकार ने किया। ये जो गरीबी में लोग धकेले गए हैं वो बड़े सुनियोजित तरीके से धकेले गए हैं। ये सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से धकेले गए हैं। 135 साल के अंदर
लैंगिक जो असमानता है, महिला और पुरुष की आमदनी का जो भेद है, वो 135 साल पूर्व में ले जाके इन्होंने छोड़ दिया है। ये जानते हैं कि 100 दोस्ती चाहिए, बाकी रोजी और रोटी पे होने वाले लोग चाहिए। कि कोविड बस 5 किलो कोविड बस वजह नहीं है, आप ये कह रहे कोविड बस वजह नहीं है, कुछ और फायदे पहुंचाएंगे, कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिस वजह से ऐसा हुआ और ये आंकड़ा इस तरह से बटा कि अमीर अमीर और ज्यादा होता गया और गरीब गरीब होता गया। जवाब इसका सुरेश गर्ग जी आप दीजिए, क्योंकि सवाल केंद्र सरकार की नीति और फैसलों पर उठाया है आरसी जी ने। देखिए श्रद्धा जी, देखो मैं तो एक चीज जानता हूँ कि जो ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है, अब इस तरह की बहुत सारी एजेंसियां बनी हुई है जो अपनी रिपोर्टें देती रहती है। ये जो आप नेटवर्थ की बात कर रहे हैं वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। आज शेयर मार्केट जब कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ था तब शेयर मार्केट धड़ाम देने से 25,000 के इंडेक्स पे आ गया था। आज वो शेयर मार्केट इंडेक्स 62,000 पे चला गया, तो वो नेटवर्थ तो उस शेयर मार्केट से रिलेटेड है। इससे वो चीज नहीं है कि साहब उससे अमीरों को साहब है। दूसरा हुआ क्या है कि आपके टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कम होने से उनकी प्रॉफिट बढ़ा है। दूसरा एक इंडिया में इन्वेस्टमेंट आया है, इन्वेस्टमेंट आने से लोगों को विश्वास बढ़ा और विश्वास से शेयर मार्केट की प्राइस बढ़ी है। जहां तक बेरोजगारी की बात है तो आज हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी 7.5% के लगभग है, लेकिन आज राजस्थान के अंदर बेरोजगारी देखें तो वो 28% है, जो कि 7.5 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आज राजस्थान में 28.5% की बेरोजगारी दर है। राजस्थान के अंदर युवा आज दर की ठोकरें खा रहा है। आज एक आलोक जाखड़ जी है जो अपनी सर्विस छोड़ के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है कि साहब हमें रोजगार के अवसर दे, यहाँ पे हम रोजगार खोलना चाहते हैं, लेकिन उसको अवसर नहीं मिला जा रहा है। आज आप देखेंगे राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है कि आप राजस्थान पे आगे पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी पूरे देश की बात, पूरे देश की बात हो रही है। ठीक है, जो आपने कहा बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, चलिए जिनको पास रोजगार नहीं था नहीं दिया किसी ने, चाहे राज्य सरकार, चलिए इसी पे आ रहे हैं, नहीं इसी पर आ रहे हैं, इसी पर आ रहे हैं। सुनिए पहले सवाल सुनिए ना सुरेश गर्ग जी, सवाल सुनिए सुरेश गर्ग जी, उस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल, आप अलग अलग मुद्दे बहुत सारे, अगर आप ही को वक्त दे देंगे तो फिर चर्चा कैसे हो पाएगी। आपने जो बात की, चलिए उसी पर आते हैं ना। ठीक है, केंद्र राज्य सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया मान लेते हैं, और किसी ने दिया भी हो या नहीं दिया हो हम इस पर जा ही नहीं रहे। बात तो यह कि जिनके पास रोजगार था इस कोविड काल में वो गया, नौकरी अगर है तो सैलरी कट हो गई, किसी की नौकरी चली गई, वो नीचे आते गए, ये इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? एक इस रिपोर्ट को, मैं इस रिपोर्ट को बिल्कुल सच नहीं मानता। इन्होंने कुछ आधार ये तो चीज बता दी कि साहब नेटवर्थ बढ़ गई है, लेकिन रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। आज कल भी भास्कर की रिपोर्ट के अंदर था, दैनिक भास्कर के पेपर के अंदर दिखा था कि नई कंपनियां जैसे टीसीएस जैसी कंपनियां 50,000 रोजगार के अवसर दे रही है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जो कि आपको रोजगार के अवसर दे रही है और आने वाले टाइम के अंदर रोजगार मिल रहा है। अब आप देखिए राजस्थान, अगर आप जयपुर के अंदर अगर किसी प्लम्बर को लेने जाओगे, प्लम्बर किसी टाइम पे 100 रुपए लेता था, आज 500 रुपए लेता है। एक मजदूर को लेने जाते हो तो वो 1000 रुपए का है। इसका मतलब है कि उसकी डिमांड है, जो काम करने वाला आदमी होता है उसकी डिमांड हमेशा रहती है। और ठीक है सुरेश जी, तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज में ध्यान दे रही है। और ठीक है, आप देखिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बेरोजगारी दर है वो 7.5% है, राजस्थान की 8.5% है। पॉलिटिकल तौर पर जो आपको ठीक लगा या आपको जो भी लगा, जिसकी गलती थी या जिसने काम किया वो नजर आता है। रघुवीर पुनिया जी आर्थिक सलाहकार है, बेहतर बता सकेंगे। रघुवीर जी, इसकी वजह क्या है? कोविड टाइम को ही ये वजह माना जा रहा है इसलिए ऐसा हुआ, या आपको लगता है कुछ और वजह है? अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। वैसे हमारे साथी सुरेश गर्ग जी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, वो भी आर्थिक विशेषज्ञ ही हैं जी। लेकिन इसके दो रीज़न हैं। एक तो क्यूमुलेटिव रीज़न हुआ, सबसे पहले नोटबंदी आई, नोटबंदी के बाद में जीएसटी आया और जीएसटी के बाद में कोविड आ गया। इसमें क्या हुआ, जो हमारा मिडिल क्लास व्यापारी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, जिसका कैश में काम होता था और जिसका जीएसटी के अंदर जो काम कर रहा था, जो जीएसटी का जो प्रोसीजरल वर्क है वो बढ़ गया, उसकी वजह से जो मिडिल क्लास व्यापारी खत्म हुआ है, वो खत्म होने से उसका जो डिमांड थी वो शिफ्ट होकर मिडिल क्लास व्यापारी की बजाय जो बड़े कॉरपोरेट के पास चली गई। दूसरा, हमारे एक ऑनलाइन आया, ऑनलाइन की वजह से डायरेक्ट कस्टमर और कंपनियों का कनेक्शन हो गया, मिडिल क्लास खत्म हो गया। ये प्लस जो गवर्नमेंट की भी कुछ आर्थिक नीतियों की भी इसमें प्रॉब्लम रही है। जैसे कॉरपोरेट टैक्स की रेट 25% है। कॉरपोरेट टैक्स को पहले डिविडेंड देते टाइम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना चाहिए था, वो भी खत्म कर दिया। तो जबकि इंडिविजुअल की टैक्स की रेट है वो 30% है और सरचार्ज वगैरह लगाकर करीब 42 या 43% टैक्स की रेट पड़ रही है।
और अगर कोई कॉरपोरेट कमा रहा है तो उसके 25% ही टैक्स की रेट है, हाईएस्ट टैक्स की रेट है। तो इनका एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है। कोविड का भी नेचुरली इम्पैक्ट है, कोविड में लोगों का कंजम्पशन कम हो गया, लोगों की नौकरियां गई, लेकिन ये नोटबंदी, जीएसटी और कोविड, इनका एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट की वजह से ये बेरोजगारी बढ़ी है। और ऑक्सफैम के डेटा पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो करेक्ट है डेटा का। ठीक है, बिल्कुल। और ठीक है, कोई मान भी सकता है सही, कोई नहीं भी भरोसा करेगा, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक लिमिट तक ठीक भी हो सकता है और नहीं भी अगर ठीक है। देखिए, मानने ना मानने पर, लेकिन आपने एक अहम बात कही कि इस पर कमेंट करना नहीं, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट सामने आती है तो वो क्यों ऐसा है उस पर भी बात करना जरूरी है। तो मेघा, वर्किंग वीमेन है आप, एक अहम इसी रिपोर्ट के अनुसार एक जो आंकड़े में सामने आया है, देखिए एक रीजन ये भी कि महिलाओं की नौकरी ज्यादा गई है इस कोविड टाइम में। वर्किंग वीमेन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें इस कोविड टाइम ने खड़ी की है और कह सकते हैं कि सभी का ग्राफ नीचे गया है। क्या इसे लेकर क्या कहेंगे? श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स की बात सब करते हैं। जब स्टार्टअप्स, जैसे अभी जो गवर्नमेंट है स्टार्टअप्स प्रमोट कर रहे हैं हर तरीके से, मतलब अगर ओवरऑल व्यू देखेंगे तो सब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है हमें सॉल्यूशंस क्यों नहीं फाइंड करते। जब जहां पर हमारा कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब इस वक्त 22% है, तो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब हम क्यों 30% पर है? क्यों हम स्टार्टअप्स में विमेन एंटरप्रेन्योर्स को नहीं प्रमोट करते? नौकरियां डेफिनेटली बहुत लोगों की गई है, बट बहुत सारे विमेन घर बैठे बैठे एंटरप्रेन्योर्स भी बने इस कोविड टाइम्स में। उन्होंने क्वारंटीन का बहुत अच्छे से इफेक्ट, मतलब अच्छे से फायदा उठाया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट ओवरऑल एक इंडिविजुअल टैक्स स्लैब जो ये आज 30% पे है, जो बहुत ही एक मेजर है, तो सब अपनी इनकम को काली इनकम ब्लैक इनकम करने में लगते हैं। लोग वाइट इनकम शो ही नहीं करते, वो लोग तरीके निकालते हैं। तो क्यों नहीं इसको इस तरीके से करा जाए कि टैक्स स्लैब ही 20% तक लाया जाए? लोग अपने आप प्रमोट होंगे वाइट इनकम करने में, अपने आप जीएसटी, मतलब ऑन द होल जीएसटी उन्हें मिलेगा। लेकिन हमें एज एन कॉमन मैन, एक कॉमन विमेन जो स्टार्टअप्स है, आप विमेन एंटरप्रेन्योर्स का टैक्स स्लैब थोड़ा कम करिए, आप हमारा इंडिविजुअल टैक्स स्लैब थोड़ा कम करिए, तो हमें अपने आप प्रमोशंस मिलेंगे अपने आप। हम चाहे नौकरियां कम हो जाए, लेकिन हमें एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर आप लोग प्रमोट करें, तो हम गवर्नमेंट मानेंगे कि हाँ ये बजट बहुत अच्छा है और हम सॉल्यूशंस ही बात करना चाहेंगे। रघुवीर जी, आप कितना इत्तेफाक रखेंगे मेघा की बात से, और क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में अब इसे लेकर ही गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए और कुछ ऐसे फैसले लिए जाने चाहिए? देखो श्वेता जी, मेघा जी जो कह रही हैं बिल्कुल परफेक्ट कह रही हैं, लेकिन हमने एक क्या किया कि जो स्टार्टअप की डेफिनेशन भी वेस्ट से बोरो कर ली। हमारे यहाँ स्टार्टअप है पहले से ही। आज मैंने अभी एक पोस्ट लिखी थी, जनता स्टोर पर आमलेट वाले हैं, क्या वो स्टार्टअप नहीं है? क्या आंटीज कैफे स्टार्टअप नहीं है? लेकिन अभी हम स्टार्टअप उसी को मानते हैं जो वेस्ट की कल्चर से आया है, लाइक फेसबुक और गूगल और इस तरह से जो टेक्नोलॉजी के बेस पर जो काम करते हैं, हम उसी को स्टार्टअप मानते हैं। तो एक तो ये अपना जो इंडियन जो देसी स्टार्टअप है उसको प्रमोट करना चाहिए, और दूसरा जो कोविड के रेफरेंस में मैं इसको डिबेट को लेकर आऊंगा कि आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं। ओला और उबर ने एक स्टार्टअप किया, लेकिन ओला और उबर ने क्या किया? एक तो हमारे ऑटो वालों को मार दिया, प्लस टैक्सी किसकी है? हमारे ड्राइवर हैं जिनकी फाइनेंस के ऊपर टैक्सियां खरीदकर वो ओला और उबर में चला रहे हैं। उनको लॉकडाउन में फाइनेंस कंपनियों को उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। उनका क्या हुआ? वो टूट गए एकदम, उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो एक्चुअली स्टार्टअप किसका था? ओला और उबर का था, या वो जो टैक्सी खरीदी एक आदमी ने 5 लाख की कार खरीदी उसका स्टार्टअप था? तो हम ओला और उबर की तो बात करते हैं, वो स्टार्टअप है, लेकिन वो बेचारा टैक्सी वाला जो गांव से आके यहाँ टैक्सी चला रहा है, रात को 4 बजे मेरे को रेलवे स्टेशन लेके जा रहा है 200 रुपए में, उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस का क्या हुआ? उसको लॉकडाउन पीरियड का इंश्योरेंस भी पे करना पड़ा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा। इनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। सरकार ने सिर्फ लिंगर ऑन कर दी कुछ किस्तें, और वो भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों ने कितनी मानी है उसके बारे में गॉड नोज। सुरेश गर्ग जी, ये एक अहम बात कही है रघुवीर जी ने कि क्या हर एक सेक्टर पर हर एक चीज पर ध्यान दिया जाता है, या नहीं दिया गया तो कैसे किया जाए आगे? बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की एक स्कीम लाए हैं कि जो भी व्यापारी 31 मार्च 2021 को जितना भी उसका आउटस्टैंडिंग है उसका 30% वो एक्स्ट्रा पैसा ले सकता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर। आज हिंदुस्तान के अंदर करीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए उसके अंदर लोगों ने अवेल किया है, और उससे
कम से कम नहीं तो 3 करोड़ लोगों की जो रोजगार छीनने वाले थे वो रोजगार छीने नहीं उस 3 लाख करोड़ रुपए की स्कीम से। तो और आप ये देखिए कि किसी जमाने में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% 13% हुआ करती थी, आज 6.5% के आसपास की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आज आम उपभोक्ता या आम जो बिजनेसमैन है उसको सस्ती दर पर केंद्र सरकार इंटरेस्ट कम रेट पर लोन प्रोवाइड करा रही है। तो ये एक केंद्र सरकार की कितनी अच्छी स्कीम है कि आप देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 12% से 6.5% पे आ गई है। कर्जा लेके काम करके फिर इसके बाद उसको चुकाना पड़े, ये भी हर आदमी को बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, बैंक से फाइनेंस की जरूरत होती है। आज बैंक की फाइनेंस की रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 6.5% पे आ गई है, जो कि किसी जमाने में सोच भी नहीं सकता था कोई भी कि 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सोच, मतलब अच्छे विचार और अच्छी तो ठीक है, इसी पर एक जवाब दीजिए। अगर अच्छी स्कीम है ठीक है, लोगों को इससे फायदा मिलेगा, लेकिन क्या इसी के आधार पर आने वाले वक्त में जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, जो गरीब और गरीब हो गया है, क्या वो ट्रैक पर आ पाएगा? निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि आज देखिए हमारा जो बजट है वो 34 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जो कि पिछले 2020 के अंदर जो बजट था वो 28 लाख करोड़ का था, 34 लाख करोड़ का हुआ। और आने वाले टाइम में बजट बढ़ेगा और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च होने से रोजगार के निरंतर अवसर बढ़ेंगे। आज बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और जो जहां तक ये कैपिटल जो है, ये अवसर बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, कब रोजगार मिल पाएगा? रोजगार को इसलिए इंतजार भी है उसी बात को लेकर। आज मैं बताऊं, इंडिया के अंदर बेरोजगारी 7.5% है। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा, ये झूठ और लूट की सरकार है। झूठ और लूट की सरकार इसलिए है कि ये हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज का सपना दिखा के किस प्रकार से ट्रेन जो आम आदमी का सपना होता था उसको भी लूट लिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट जो टैक्स जो मेगा ने कहा 30 से घटा के जब 22% किया, 1,45,000 करोड़ रुपए आपने कंपनियों को, 100 लोगों को आपने राहत दी। क्यों दी? क्योंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को पैसा देते हैं। आम आदमी को क्या किया? 3 रुपए 56 पैसे जो डीजल पे एक्साइज ड्यूटी थी, आज उसको बढ़ा के 33 रुपए कर दिया। पेट्रोल पे 9 रुपए 14 पैसे थे, उसको बढ़ा के 34 रुपए कर दिया। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने बड़ी सुविधा से इस देश के अंदर इन्होंने क्या किया? देखिए, अगर आपके साहस है तो सुनने दीजिए। मैं दर्शकों से इतना ही कहना चाहूंगा, बीजेपी का व्यक्ति इसीलिए बीच में बोल रहा था कि आप मुद्दे ना उठाइए, गरीब की आवाज मुखर ना हो, जनता को तथ्यों का पता नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी देता है, ये बौखला रहे। बेरोजगारी भत्ता भारतीय जनता पार्टी देता, बेरोजगारी भत्ता देता है। 100 लोग जो दुनिया के सबसे अरबपति लोग हैं, जो 100 अरबपति लोग हैं, क्या वो ये राजस्थान के हैं? मैं कह रहा हूं, अंबानी की 1 घंटे में 92 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, और 24% आबादी 3,000 रुपए प्रति माह में उसकी आमदनी होती है। किस प्रकार से सुनियोजित ढंग से किया है। पहली बार अप्रत्यक्ष कर, पहले कहते थे ये कॉर्पोरेट वाले हैं, लेकिन सुरेश जी, जो अभी आरसीजी कह रहे हैं, बार-बार कांग्रेस की तरफ से ये सवाल आरोप भी लगता है बीजेपी पर कि आखिर कॉर्पोरेट को फायदा आम जन की कमर क्यों तोड़ती है सरकार? इसका जवाब दे दीजिए जरा। ठीक है, आरसीजी इसका जवाब ही ले लेते हैं। हाँ, ये जो टैक्स की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स और इंडिविजुअल टैक्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस की, मैं कहना चाह रहा हूं कि 2020 के अंदर जो आईटीआर जो भरी गई थी, वो 2 मार्च 2021 के अंदर करीबन 4 करोड़ 90 लाख रिटर्न्स भरी थी। लेकिन 31 दिसंबर को जो अभी डेट निकली है, तब तक 6.5 करोड़ रिटर्न भर चुकी है। इसका मतलब है कि आम आदमी की इनकम बढ़ी है, तभी जाके तो रिटर्न्स के आप इजाफा हुआ है। जो 4 करोड़ 93 लाख रिटर्न भरी हुई थी, 6.5 करोड़ की रिटर्न 31 दिसंबर को भरी है। अगर ये 4 साल का डाटा दे और 5 लाख रुपए तक डाटा दे, जो इनकम है वो एग्जम्प्टेड है, जो किसी भी टाइम पे नहीं हुई थी। केवल ये आज बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे 5 लाख रुपए तक एग्जम्पशन है, कभी यूपीए गवर्नमेंट के अंदर कभी एग्जम्पशन नहीं मिला है। कि लोगों से इनडायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा वसूला है? 6.5 करोड़ रिटर्न 31 दिसंबर तक भराई हुई है। 4 करोड़ 90 लाख की रिटर्न मार्च 21 तक ठीक है। आरसी जी, एक बार जवाब लीजिए, वक्त खत्म हो रहा है। रघुवीर पुनिया जी, रास्ते क्या होने चाहिए? क्या कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिस वजह से, या फिर कुछ रियायतें मिली जाए? क्योंकि अब बजट का भी वक्त आ गया, बजट भी सामने आएगा, किस पर फोकस होना चाहिए ताकि ये सब चीजें वापस धीरे धीरे सही लेकिन ट्रैक पर आए? श्वेता जी, एक तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनमें स्थिरता होनी चाहिए, और
जो वो पॉलिसी है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, न कि वो पॉलिसी 12 महीने बाद में उसको तो भूल दिया और उसको तो भूल गए और एक नए नाम से नई पॉलिसी आ गई, फिर एक नए नाम से कोई पॉलिसी आ गई। ये ट्रेंड बंद होना चाहिए और जो एक पॉलिसी है उसी में इम्प्रूवमेंट चलना चाहिए, उस पॉलिसी में खास करके इंडस्ट्रीज के लिए। और साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स का भी सहयोग लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब चाइना की क्रेडिबिलिटी काफ़ी ख़राब हो चुकी है और इंडिया में जब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था वोकल फॉर लोकल, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए और उसी से ही रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वही रोजगार देंगी। जो आपका ओपनिंग रिमार्क था कि बड़ी इंडस्ट्री ज़्यादा पैसे वाली होगी, बड़ी इंडस्ट्री में कैपिटल ज़्यादा लगती है और वो एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट करता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री होती है। और छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनेट में जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा जनरेट करती हैं। बिल्कुल, और इस पर फोकस कहने की केंद्र सरकार को करना होगा, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मुट्ठी भर लोग ही हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हुए हैं, पहले भी अमीर थे और ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे, लेकिन फोकस उस मिडिल क्लास पे जरूर करने की जरूरत है जो कोरोना काल में दोनों तरफ से मारा गया है। इधर सैलरी नहीं मिल रही है, नौकरियां जा रही है और सरकार का भी फोकस गरीबों पर रहा कि गरीब को खाने के लिए मिल सके, परिवार को मिल सके, और शायद यही वजह थी ये ट्रैक से उतरा है। लेकिन उम्मीद है बजट से जरूर हो गई आम जन की कि बजट में कुछ ऐसे फैसले लिए जाए, कुछ ऐसी प्लानिंग पॉलिसी लाई जाए ताकि ये सब धीरे धीरे सही लेकिन ट्रैक पर आए, वापस सब कुछ ठीक हो और एक बार फिर से जो इकोनॉमिक परसेंट की हम बात करते हैं कि पहले कितना गिरावट हुई है, वो कहीं ना कहीं परसेंटेज उठता हुआ नजर आए। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही।